एक कोल्हापुरी चप्पल, बनारस के घाटों पर गूंजने वाली शहनाई और मध्य प्रदेश का काले रंग वाला कड़कनाथ मुर्गा। हाँ बिल्कुल, एकदम अलग चीजें हैं ये। हम्म पहली नजर में देखा जाए तो इन तीनों के बीच कोई भी समानता नहीं दिखती। मतलब दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। एकदम सही कहा आपने। इनमें वैसे तो कोई सीधा संबंध नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा गहराई में उतरें तो ये तीनों भारत की उस बेहद मजबूत कानूनी और सांस्कृतिक ढाल से जुड़े हैं जिसे हम जीआई टैग या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं। जी, जिसे हिंदी में भौगोलिक संकेतक भी कहा जाता है। सही कहा। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम वाणिज्य मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट, जीआई रजिस्ट्री के आधिकारिक डेटा और 2026 के ताजा घटनाक्रमों को खंगालने वाले हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ कुछ नामों की सूची पढ़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये समझने की कोशिश है कि कैसे एक छोटे से गांव की मिट्टी, वहां की हवा और पीढ़ियों की मेहनत को कागज पर एक ऐसी कानूनी मोहर मिलती है जो दुनिया भर में उसकी नकल होने से रोकती है। ये जो कानूनी मोहर वाली बात है ना, यही सबसे अहम है। अक्सर हम इन भौगोलिक संकेतों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पढ़ते हैं। हाँ, वो तो है। यूपीएससी या एसएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र तो इनकी लंबी लंबी सूचियां रटते हैं। बिल्कुल रटते हैं। लेकिन अगर इसके पीछे के असली विज्ञान और अर्थशास्त्र को देखें तो ये एक बहुत बड़ा सुरक्षा चक्र है। मतलब सिर्फ सामान्य ज्ञान नहीं है। एकदम नहीं। जब हम किसी उत्पाद को ये विशेष चिन्ह देखते हैं तो वो इस बात का ठोस प्रमाण है कि उस चीज की जो भी खासियत है, चाहे वो स्वाद हो या उसकी बनावट हो या उसकी गूंज हो। हाँ, या उसकी गूंज ही क्यों ना हो, वो सिर्फ और सिर्फ उस खास जगह के पर्यावरण और वहां के पारंपरिक तरीकों की वजह से है। बिल्कुल। और अगर इसे एक व्यावहारिक उदाहरण से समझें तो भारत में इसके लिए बाकायदा एक कानून है। जी, भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999। हाँ, यही कानून लागू है। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई दिल्ली या मुंबई के किसी हाईटेक कारखाने में बैठकर कोई खास तरह की मिठाई बनाता है और उसे बंगाल का नूलन गुड़ संदेश कहकर बेचना चाहता है, तो ये कानून उसका हाथ पकड़ लेगा। ये सिर्फ एक नाम का पेटेंट नहीं है, बल्कि ये उन असली कारीगरों के अधिकारों की सुरक्षा है। और जो लोग इस पूरी व्यवस्था को लेकर उत्सुक हैं, उनके लिए ये जानना दिलचस्प होगा कि इस पूरे तंत्र को दक्षिण भारत से नियंत्रित किया जाता है। हाँ, मैंने पढ़ा था कि तमिलनाडु के चेन्नई शहर में इसका मुख्यालय है। बिल्कुल। वहीं से देश भर के दावों और उनकी वैज्ञानिक जांच का काम देखा जाता है। और चेन्नई स्थित इस मुख्यालय की प्रक्रिया बहुत ही सख्त होती है। बहुत सख्त होती है। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। अक्सर लोगों को लगता है कि एक बार ये भौगोलिक मान्यता मिल गई तो वो जीवन भर के लिए पक्की हो गई। अरे, तो ऐसा नहीं है क्या? अरे जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस मान्यता की मियाद केवल 10 साल होती है। 10 साल? रुकिए, इसका मतलब ये हुआ कि हर 10 साल में उन उत्पादों को फिर से अग्नि परीक्षा से गुजरना होता है। बिल्कुल, हर दशक में रिन्यूअल कराना पड़ता है। अगर हम आज के बदलते पर्यावरण को देखें तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी जगह का जल स्तर गिर जाए या मिट्टी की गुणवत्ता बदल जाए और वो उत्पाद अपना ये शाही दर्जा खो बैठे? हाँ, यही मेरा सवाल है। आपने बिल्कुल सही नफ्स पकड़ी है। नवीनीकरण या रिन्यूअल की ये शर्त इसीलिए रखी गई है ताकि गुणवत्ता से कोई समझौता ना हो। मतलब उन्हें साबित करना होगा कि वो खासियत अभी भी है। बिल्कुल। अगर 10 साल बाद उस दार्जिलिंग चाय की पत्तियों में वो खास महक नहीं रही जिसके लिए उसे पहचाना गया था, तो वो अपना दर्जा खो सकती है। ये मान्यता कोई खैरात नहीं है। इसे हर दशक में साबित करना पड़ता है कि उस जगह की भौगोलिक अखंडता आज भी बरकरार है। एकदम सही। दार्जिलिंग चाय का जिक्र आते ही मुझे इस पूरी यात्रा की शुरुआत याद आ जाती है। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि भारत में इस कानूनी सुरक्षा की शुरुआत साल 2004 में हुई थी। जी, सबसे पहला ताज दार्जिलिंग चाय को ही पहनाया गया था। और ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था। उस दौर में दुनिया भर के बाजारों में जितना दार्जिलिंग चाय के नाम पर माल बिक रहा था, उतना तो दार्जिलिंग के पहाड़ों पर उगता भी नहीं था। वही तो। इस नकली व्यापार को रोकने के लिए ही ये ढाल सबसे पहले उठाई गई थी। और इसका जो आधिकारिक आदर्श वाक्य है, अतुल्य भारत के अमूल्य खजाने, वो इस पूरी भावना को बेहतरीन तरीके से समेटता है। और अब इस खजाने का दायरा जिस तेजी से बढ़ रहा है, वो हैरान करने वाला है। कैसे? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक बहुत ही आक्रामक और ऐतिहासिक लक्ष्य तय किया है। योजना यह है कि साल 2030 तक भारत के 10,000 उत्पादों को ये विशेष दर्जा दिला दिया जाए। 10,000 उत्पाद?
ये संख्या सुनने में जितनी बड़ी लगती है, जमीनी स्तर पर इसे लागू करना उतना ही बड़ा प्रशासनिक और वैज्ञानिक सपना है। बिल्कुल आसान नहीं है ये। सोचिए, इसके लिए 10,000 अलग-अलग स्थानीय उद्योगों, लाखों किसानों और छोटे कारीगरों के काम को दस्तावेजों में ढालना होगा। यह एक तरह से भारत के ग्रामीण और स्थानीय अर्थशास्त्र को पूरी तरह से वैश्विक पटल पर लाने की तैयारी है। और अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें, तो कौन सा राज्य आगे है? वर्तमान स्थिति को देखें तो इस दौड़ में उत्तर प्रदेश सबसे आगे चल रहा है। अच्छा, उत्तर प्रदेश। जी, सबसे ज्यादा भौगोलिक पहचान वाले उत्पाद आज उत्तर प्रदेश के पास हैं और उसके ठीक पीछे बहुत ही मामूली अंतर के साथ तमिलनाडु दूसरे स्थान पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए हैं। चलिए, अब इन फाइलों और मुख्यालयों से बाहर निकलकर सीधे भारत के खेतों, बागों और वहां की मिट्टी की तरफ चलते हैं, जहां असली जादू होता है। बिल्कुल। कृषि उत्पादों और स्थानीय स्वादों की दुनिया बहुत ही अद्भुत है। अगर हम राजस्थान के सूखे और गर्म इलाके नागौर की बात करें, तो वहाँ एक खास फसल नागौरी अश्वगंधा पाई जाती है। जी, जिसे हाल ही में ये विशेष पहचान मिली है। नागौर की मिट्टी में कुछ ऐसा है जो इस औषधीय पौधे को एक अलग ही स्तर की ताकत देता है। वहां का सूखापन ही इसकी असली वजह है। और दिलचस्प बात यह है कि नागौर सिर्फ कृषि के लिए नहीं, बल्कि भारत के इतिहास में भी दर्ज है। देश में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भी इसी नागौर से हुई थी। इतिहास और भूगोल का ये जो संगम है, वही इन उत्पादों को कहानी देता है। सही कहा। नागौर की सूखी मिट्टी से निकलकर अगर हम दक्षिण के पठारों की तरफ चलें, तो तेलंगाना में एक बहुत ही खास तरह की मिर्च उगाई जाती है, वारंगल चपाता मिर्च, जिसे स्थानीय लोग प्यार से टमाटर मिर्च भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, टमाटर मिर्च। इसकी बनावट बिल्कुल छोटी और गोल होती है, एकदम टमाटर जैसी। और जो लोग तीखा खाने से डरते हैं, उनके लिए ये मिर्च किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इसमें रंग तो गहरा होता है, लेकिन तीखापन बहुत कम होता है। और यही इसकी खासियत है जो इसे दुनिया भर के शेफ्स के बीच लोकप्रिय बनाती है। ये टमाटर मिर्च तेलंगाना के उस खास पर्यावरण के बिना इस रूप में नहीं उग सकती। प्रकृति के ऐसे ही चमत्कारों में राजस्थान के रेगिस्तान का एक और नाम शामिल है। खेजड़ी के पेड़? जी, खेजड़ी के पेड़। खेजड़ी के पेड़ तो जैसे रेगिस्तान के लिए प्रकृति का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जहाँ पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष होता है, वहाँ ये पेड़ चिलचिलाती धूप में भी सीना ताने खड़े रहते हैं। और इन्हीं पेड़ों से जो सांगरी नाम की फली मिलती है, उससे भी अब ये भौगोलिक मान्यता प्राप्त हो चुकी है। ये फली सिर्फ खाना नहीं है, ये रेगिस्तान में जीवन जीने की कला का प्रतीक है। सूखे रेगिस्तान से एकदम विपरीत अगर हम नमी वाले इलाकों की फसलों को देखें, तो गुजरात के अमरसाद चीकू को उसकी मिठास के लिए पहचान मिली है। और बिहार की तरफ रुख करें तो वहाँ का भूगोल दो बेहद अनमोल चीजें देता है। जी, एक है शाही लीची और दूसरा है मिथिला मखाना। मखाना तो आज पूरी दुनिया में एक सुपरफूड बन चुका है। बिल्कुल, और मिथिला के किसानों के लिए ये टैग किसी आर्थिक क्रांति से कम नहीं है। और ये विविधता यहीं नहीं रुकती। एक तरफ सुदूर दक्षिण में तमिलनाडु का थोयामल्ली चावल अपनी पारंपरिक पहचान दर्ज करा चुका है, तो दूसरी तरफ उत्तर में हिमालय की गोद में बसी हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय अपनी हल्की और खुशबूदार पत्तियों के लिए मशहूर है। ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ की हवा में कितनी नमी है और ढलान पर धूप कैसे पड़ता है। खानपान की ये चर्चा मिठाइयों और पेय पदार्थों के बिना हमेशा अधूरी रहेगी। मुझे तो मिठाइयों के नाम सुनकर ही उत्सुकता हो रही है। जिस तरह की जलवायु में फसल उगती है, उसी जलवायु में उसे संरक्षित करने के तरीके भी इजाद होते हैं। पश्चिम बंगाल की मशहूर मौसमी मिठाई नौलेन गुड़ संदेश इसका सबसे सटीक उदाहरण है। नौलेन गुड़ यानी खजूर का ताजा गुड़, जो सिर्फ सर्दियों के कुछ खास महीनों में ही मिलता है। जी बिल्कुल। बंगाल की हल्की सर्द हवा और उस गुड़ की जो केमिस्ट्री है, वो इस संदेश को एक ऐसी बनावट देती है जिसे दुनिया के किसी और कोने में रिक्रिएट नहीं किया जा सकता। एकदम सही। और मिठास की इसी कड़ी में दक्षिण भारत से तमिलनाडु का कविंदा पट्टी नट्टू सकराई आता है। ये तो शायद गुड़ का ही एक रूप है ना? ये एक विशेष प्रकार का गुड़ का पाउडर है जिसे सदियों पुराने पारंपरिक तरीके से तैयार किया जाता है, जिसमें कोई केमिकल नहीं होता। पेय पदार्थों में भी ये पारंपरिक ज्ञान झलकता है। गोवा की ओजो फेनी का उदाहरण बहुत ही शानदार है। हाँ, फेनी तो गोवा की पहचान है। काजू से बनने वाली इस फेनी को जिस तरह से मिट्टी के बर्तनों में सड़ाकर और फिर भाप के जरिए पारंपरिक भट्टियों में तैयार किया जाता है, वो पूरी प्रक्रिया ही इसे ये मान्यता दिलाती है। ये दिखाता है कि सिर्फ कच्चा माल ही नहीं, बल्कि इंसानों द्वारा विकसित की गई पारंपरिक तकनीक भी भौगोलिक संपदा का हिस्सा होती है।
खेतों की इस खुशबू और स्वाद से निकलकर अब अगर हम उन हाथों की तरफ देखें जो धागों से जादू बुनते हैं, तो हस्तशिल्प और वस्त्रों की दुनिया और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। आज के समय में जब बड़े बड़े कारखानों में 1 मिनट में सैकड़ों मीटर कपड़ा बन जाता है, वहाँ आंध्र प्रदेश की पोंदुरु खादी अपने आप में एक अजूबा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये सूती कपड़ा 100% हाथ से काता और बुना जाता है? पोंडुरु खादी असल में इंसान के धैर्य की पराकाष्ठा है। बिल्कुल। कपास को साफ करने से लेकर चरखे पर एक एक धागा निकालने तक का सफर इतना लंबा और मेहनत भरा होता है कि इसे कोई मशीन नहीं दोहरा सकती। मशीन से बने कपड़े में वो खास बुनावट या टेक्सचर कभी नहीं आ सकता जो इंसान के हाथों के दबाव से आता है। इस खादी को ये कानूनी ढाल मिलना उन बुनकरों के लिए जीवनदान है जो पावर लूम के सस्ते कपड़ों से मुकाबला कर रहे थे। वस्त्रों की इस विरासत में तमिलनाडु की वोरायूर कॉटन साड़ी भी अपनी खास जगह रखती है। और अगर हम भारत के उत्तर पूर्व की तरफ जाएं, जहां की बुनाई में वहां के प्राकृतिक रंगों की झलक मिलती है, तो मेघालय के रंडिया और खासी हैंडलूम को ये दर्जा मिला है। वहाँ के रेशम और सूत को प्राकृतिक जड़ी बूटियों से रंगा जाता है, जो अपने आप में एक कला है। पूर्वोत्तर की संस्कृति तो उनके पहनावे से ही पहचानी जाती है, जैसे त्रिपुरा की महिलाओं की पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा। ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, बल्कि इसके हर डिजाइन में उनकी जनजातीय कहानियां बुनी होती हैं। इसी तरह असम का गमोसा है। असम में गमोसा सिर्फ गले में डालने वाला एक गमछा नहीं है। वो वहाँ सम्मान, प्रेम और अतिथि सत्कार का सबसे बड़ा प्रतीक है। कपड़ों से अलग अगर हम कारीगरी पर ध्यान दें, तो रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को भी कैसे कला में बदला जा सकता है, इसका बेहतरीन उदाहरण केरल की कनाडप्पा है। कनाडब्बा, ये तो शायद एक चटाई है। जी, ये आदिवासियों द्वारा हाथ से बुनी जाने वाली एक खास चटाई है। और छपाई की बात करें तो गुजरात के अहमदाबाद का सौदागरी ब्लॉक प्रिंट अपनी सदियों पुरानी पहचान दर्ज करा चुका है। लकड़ी के छोटे छोटे ब्लॉक से कपड़ों पर जो बारीक छपाई की जाती है, वो किसी भी कंप्यूटर प्रिंट से कहीं ज्यादा जीवंत लगती है। रोजमर्रा की चीजों में एक नाम तमिलनाडु के नमक्कल सोप स्टोन कुकवेयर का भी आता है, जिसे वहां मक्कल पथरंगल या कलचट्टी भी कहते हैं। ये बर्तन साबुन के पत्थर से बनाए जाते हैं। इन बर्तनों की खासियत यह है कि ये बहुत धीरे धीरे गर्म होते हैं और इनमें पके खाने के पौष्टिक तत्व नष्ट नहीं होते। और उसी तमिलनाडु में बच्चों के लिए लकड़ी के छोटे छोटे पारंपरिक खिलौने बनते हैं, अम्बास मुद्रम चोपू। आज के प्लास्टिक के दौर में ये प्राकृतिक रंगों से रंगे लकड़ी के खिलौने अपनी अलग ही पहचान रखते हैं। और जब रोजमर्रा के पहनावे की बात चली रही है, तो कोल्हापुरी चप्पल को कैसे दरकिनार किया जा सकता है? लेकिन यहाँ एक दिलचस्प पेच है। हम हमेशा ऐसे कोल्हापुर यानी महाराष्ट्र से जोड़ते हैं, लेकिन असल में इसे महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों राज्यों को संयुक्त रूप से दिया गया है। ये एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है कि कैसे भूगोल और कला इंसानों द्वारा बनाई गई राजनीतिक सीमाओं को नहीं मानते। बिल्कुल, ये चप्पल बनाने की कला उन दोनों राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में सदियों से एक साथ विकसित हुई है, इसलिए दोनों जगह के कारीगरों का इस पर बराबर का हक है। अब इस चर्चा के उस हिस्से में प्रवेश करते हैं जो मुझे व्यक्तिगत तौर पर सबसे ज्यादा रोमांचित करता है। कौन सा हिस्सा? कुछ ऐसे उत्पाद जिन्हें सुनकर ही आश्चर्य होता है कि क्या इन्हें भी किसी खास जगह के नाम पर पेटेंट किया जा सकता है। जैसे कि संगीत के वाद्य यंत्र। ओके। उत्तर प्रदेश के बनारस की मशहूर शहनाई को हाल ही में 2025 में ये दर्जा मिला है। एक वाद्य यंत्र को ये मान्यता मिलना बहुत गहरी बात है। जी। जब हम महाराष्ट्र के मिराज शहर के सितार और तानपुरा को देखते हैं, जिसे ये पहचान मिल चुकी है, तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ जो विशेष लकड़ी इस्तेमाल होती है और पीढ़ियों से लकड़ी को तराशने वाले कारीगरों के हाथों में जो नाप तौल बस गया है, वो मिलकर एक ऐसी धुनी या अकोस्टिक्स पैदा करते हैं जिसे दुनिया के किसी और कोने में रिक्रिएट नहीं किया जा सकता। संगीत का सुर भी उस जमीन के भूगोल का मोहताज है। भूगोल के इस अनोखेपन का एक और जबरदस्त उदाहरण मध्य प्रदेश से आता है। हाँ, अगर कोई कहे कि मध्य प्रदेश किन दो चीजों के लिए मशहूर है, तो जवाब सुनकर कोई भी मुस्कुरा देगा। एक तरफ पन्ना नेशनल पार्क के इलाके का चमकता हुआ पन्ना हीरा, जो धरती के सीने से निकलता है, और दूसरी तरफ वहीं का प्रसिद्ध कड़कनाथ मुर्गा। ये सच में बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। एक पूरी तरह से भूगर्भीय उत्पाद है और दूसरा जैविक। लेकिन कड़कनाथ मुर्गे का वो खास काला रंग, उसका काला खून और उसके अंदर पाए जाने वाले विशेष पौष्टिक तत्व उस खास भौगोलिक क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के प्राकृतिक चारे की देन है। इन दोनों का ही उस राज्य के बाहर कोई असली अस्तित्व नहीं है। प्रकृति के इन्हीं अनमोल रत्नों में
गुजरात के बनासकांठा का अंबाजी सफेद संगमरमर भी शामिल है, जिसकी चमक सदियों तक फीकी नहीं पड़ती। और जो लोग क्रिकेट के दीवाने हैं उनके लिए तो कश्मीर का कश्मीरी विलो क्रिकेट बैट किसी खजाने से कम नहीं है। कश्मीरी विलो बैट का उदाहरण हमें एक बहुत ही अहम बिंदु पर लाकर खड़ा करता है। कैसे? उस विलो के पेड़ को जो मजबूती और जो खास लचीलापन मिलता है, वो कश्मीर की उस हाड़ कंपा देने वाली सर्दी और बर्फबारी की वजह से ही संभव है। अगर वहाँ का तापमान बदल जाए तो उस लकड़ी की वो खासियत भी बदल जाएगी। बिल्कुल। इसी बात को अगर हम तमिलनाडु की उन दो विशेष चीजों से जोड़ें, वहाँ की मशहूर थुवलाई फूल माला, जिसे मणिक मलाई कहते हैं, और कुंभकोणम पान का पत्ता, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि एक फूल की बुनावट और एक पान के पत्ते के स्वाद तक की अपनी एक पुख्ता भौगोलिक पहचान है। इस पूरे विश्लेषण को अगर हम समेटें तो ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि ये कोई सामान्य ज्ञान की सूची नहीं है जिसे रटकर परीक्षा पास की जाए। ये भारत की सांस्कृतिक और आर्थिक रीढ़ है। ये टैग ये सुनिश्चित करता है कि जब कोई विदेशी ग्राहक असम का गमोसा या दार्जिलिंग की चाय खरीदे तो उसका पैसा बिचौलियों या नकली माल बनाने वालों की जेब में ना जाकर सीधे उन असली कारीगरों और किसानों के हाथ में जाए। ये एक बहुत बड़ी आर्थिक ढाल है, लेकिन जैसा कि हमने कश्मीरी विलो और दार्जिलिंग चाय के संदर्भ में बात की, और हमने ये भी जाना कि हर 10 साल में इस मान्यता का नवीनीकरण करना होता है। ये सब हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल की तरफ ले जाता है। आज पूरी दुनिया जिस सबसे बड़े और भयानक संकट का सामना कर रही है वो है क्लाइमेट चेंज। और जैसा कि हमने पूरी चर्चा में देखा, जलवायु ही इन सभी उत्पादों की असली आत्मा है। चाहे वो बंगाल की नमी हो, कश्मीर की बर्फ हो या राजस्थान का सूखापन। तो सोचने वाली बात यह है कि क्लाइमेट चेंज के इस दौर में, जब मौसम का मिजाज इतनी तेजी से बदल रहा है, जब बारिश का चक्र टूट रहा है और सर्दियां छोटी हो रही हैं, तो क्या भविष्य में इन अमूल्य खजानों का ये भौगोलिक अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा? क्या आज से 50 साल बाद भी नागौर के अश्वगंधा में वही औषधीय गुण होंगे, या कश्मीरी लकड़ी में वही लचीलापन बचेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ सरकारों के लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए है, क्योंकि हमारी सांस्कृतिक पहचान सीधे तौर पर हमारे पर्यावरण से जुड़ी हुई है। ये एक बहुत ही जरूरी और बेचैन करने वाला विचार है जिस पर गंभीरता से मंथन होना चाहिए। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। विस्तृत विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। अपने आसपास की दुनिया को और गहराई से जानने और समझने का ये सफर ऐसे ही जारी रहेगा। गहराई से सोचने के लिए धन्यवाद।